हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में हम लोग कूलाम के नियम को पढ़ें और कूलाम के नियम को सदिश रूप को पढ़ें। कूलाम का नियम क्या होता है और फिर उसका सदिश रूप क्या होता है, और बताया गया था कि सदिश रूप इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में उससे 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया था लास्ट में, कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र जिसको इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। ठीक है, हम सभी लोग अपने क्षेत्रों में देखते हैं या अपने गांव में देखते हैं, अपने शहर में देखते हैं, जहां भी हो, कि सबका अपना एक इलाका होता है, सबका अपना एक क्षेत्र होता है। जैसे भारत का क्षेत्र है कि भारत यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में फैला हुआ है, और चीन आता है उस पर कहता है कि ये इलाका हमारा है। अभी कुछ दिन पहले हो भी रहा है, चल भी रहा है तकरार सड़क बनाने को लेके। ठीक है, तो सबका एक क्षेत्र होता है। उसी तरह से आप लोग का भी जो गैंग होगा उसका भी एक क्षेत्र होगा, कोई ना कोई। आपके गांव में जो कुत्ते होंगे उनका भी एक क्षेत्र होगा। एक गांव मतलब एक क्षेत्र का कुत्ता अगर दूसरे क्षेत्र में चला जाए तो सारे कुत्ते मिलकर रहेंगे भूखने। ठीक है, शेर का क्षेत्र भी होता है। शेर का क्षेत्र क्या है, शेर का क्षेत्र पूरा जंगल है। इसी तरह से हर एक व्यक्ति का अपना एक एरिया होता है, अपना एक क्षेत्र होता है। उसमें क्या करेगा, उसमें वो अपना प्रभाव दिखाएगा। उसमें वो अपना प्रभाव दिखाएगा कि अगर यहाँ आएंगे तो मार देंगे, यहाँ आएंगे काट लेंगे। कुत्ते क्या करते हैं, भौंकने लगते हैं। ठीक है, ऐसे करके। उसी तरह से जो आवेश होता है वो दूसरे आवेश पर बल लगा रहा है, वो बल चाहे आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो, उस आवेश का भी एक क्षेत्र होता है, और उसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। यानी अगर कोई आवेश है, मान लीजिए कि ये एक आवेश है, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, तो इसके चारों तरफ एक अपना एरिया होगा, इसका अपना एक क्षेत्र होगा। उस क्षेत्र में होगा क्या कि अगर कोई दूसरा आवेश आएगा, मान लीजिए Q2 आवेश आया इसके एरिया में, इसके क्षेत्र में, तो ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा। अगर उसके एरिया में नहीं है तो ये वाला आवेश उस पर बल नहीं लगाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इस आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र ये है, इस आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र ये है। तो इसमें हो क्या रहा है कि ये वाला आवेश इस क्षेत्र से बाहर है, और जब क्षेत्र से बाहर है तो ये आवेश Q1 आवेश या Q1 आवेश इस Q2 आवेश पर बल नहीं लगाएगा। लेकिन होगा क्या कि अगर हम इस आवेश को इसके अंदर रख दें या ये अंदर आ जाए, आवेश इसके क्षेत्र में आ जाए, तो ये वाला आवेश अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा और बल लगाना शुरू कर देगा। पिछले कक्षा 11 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि बल 2 प्रकार से लगता है, काम 2 प्रकार से होता है। जैसे अगर बात करें पत्ता हिलाने की, तो पत्ता 2 प्रकार से हिलता है। ठीक है, या तो हाथ से पकड़ के हिला दीजिए, या फिर फूंक मार के हिला दीजिए। ठीक है, हवा का झोंका से हिला दीजिए, या फिर जंतर मंत्र मार के हिला दीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे करके लोग हिला देते हैं कई सारी चीजें। तो जैसे भी करके आप हिला सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे इस आवेश पर बल लग रहा है, तो बल 2 प्रकार से लग सकता है। एक होता है कि छूकर बल लगाना, और दूसरा होता है कि क्षेत्र में बल लगाना। तो यहाँ पे ये वाला आवेश इस आवेश को स्पर्श नहीं करता है, छूता नहीं है। तो जब भी कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ पे बल लगाता है और वो छू कर ना लगाए, तो इसका मतलब कि वो क्या करता है, अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है और उस क्षेत्र में बल लगाता है। यानी वैद्युत जो क्षेत्र होता है, ये जो आवेश की चारों का क्षेत्र है, ये क्षेत्र ही बल लगाता है। ठीक है, यानी अगर हम इस आवेश को इसके अंदर रखेंगे तो स्पर्श नहीं हो रहा है, फिर भी बल लग रहा है। इसका मतलब कि इस आवेश के चारों तरफ क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है, या एक क्षेत्र है जिसमें वो क्षेत्र इस पर बल लगा रहा है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे, तुरंत परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग छोटी सी, कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, लिखते चलिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का
चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या कोई दूसरा आवेश भी लिख सकते हैं, कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और ऐसा परिभाषा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, कक्षा 11 में गुरुत्वाकर्षण नामक टर्म पढ़े थे गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में, कि किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य पिंड गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। या फिर उसको पृथ्वी के रिस्पेक्ट में भी कहते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण बल का या गुरुत्वीय बल का अनुभव करता है गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। और वहां बताया गया था कि जो गुरुत्वीय क्षेत्र होती है वो क्षेत्र रेखाओं के द्वारा होती है। इसी तरह से कक्षा 10 में या 8 में, कक्षा 8 में जब आप लोग चुंबक के बारे में पढ़ रहे थे तो चुंबकीय क्षेत्र भी पढ़े थे, यानी चुंबक के चारों ओर भी एक क्षेत्र था जिसमें कोई अन्य चुंबक या लोह पदार्थ चुंबकीय बल का अनुभव करता था, तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता था। और उसमें भी क्षेत्र रेखाएं होती थी, यानी बल रेखाएं होती थी जो बताती थी कि जो बल लगने वाला है उसकी दिशा किधर है, बल कैसा है, सब कुछ बताती थी। उसी तरह से वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत बल लग रहा है, वैद्युत बल का अनुभव कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये जो वैद्युत क्षेत्र है इसमें भी क्षेत्र रेखाएं होती हैं, यानी किसी आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र रेखाएं होती हैं जिसको हम लोग वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कह सकते हैं, जो ये बताती हैं कि उस आवेश पर बल लगेगा, किधर लगेगा, किस दिशा में लगेगा, और बहुत सारे गुणों को बताती हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगली हेडिंग, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या फिर वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कह सकते हैं, और आप लोग को बताएं कि वैद्युत क्षेत्र एक तरह से वैद्युत बल ही होता है, तो वैद्युत बल रेखाएं भी कह सकते हैं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको समझा जाए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, तो ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातों को आपको याद रखना है, 1 2 3 करके हम लिखवा भी देंगे अभी आगे आपको। कुछ बातें हैं जैसे कि आप लोग चुंबक में पढ़े होंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं। उसी तरह इसमें भी होता है, अगर एक धनावेश है, एक पॉजिटिव चार्ज है, लिख देते हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, तो होगा क्या, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, तो इससे जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो सदैव इसके, अगर ये बिंदु आवेश के रूप में है तो इससे बल रेखाएं, धनावेश है तो धनावेश से बल रेखाएं सदैव बाहर की ओर निकलती हैं, वो भी सीधी निकलती हैं ऐसे। ठीक है, बनाते भी चलिएगा आप लोग कि वैद्युत बल रेखाएं अगर धनावेश है तो सदैव बाहर की ओर निकलेंगी ऐसे, जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं, जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं सभी दिशाओं में, वैसे ही धनावेश चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं सभी दिशाओं में, और ये वैद्युत बल रेखाएं ही वैद्युत बल की दिशा को निर्धारित करती हैं। ठीक है, अगर ऋण आवेश चार्ज है, अगर माइनस चार्ज है, ठीक है, अगर माइनस चार्ज है तो यहाँ वैद्युत बल रेखाएं निकलती हुई नहीं बल्कि अंदर आती हुई प्रतीत होती हैं ऐसे। ठीक है, ये पहले रेखाएं बाहर निकलती नहीं है बल्कि अंदर आती हैं। जैसे कहा जाता है कि कई सारे किरणें आकर किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं। कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से आ रही है, तो आंसर है अनंत से आ रही हैं। तो माइनस चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आती हैं और आवेश की तरफ यानी माइनस की ओर
मुड़ती हैं अंदर की तरफ, जबकि प्लस चार्ज से, धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है, ये बाहर की ओर निकलेंगी, ये अंदर की ओर आएंगी। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी होती हैं। अब इसमें अगर दोनों आवेशों को एक साथ रख दिए जाए, अगर दो आवेशों को एक साथ रख दिए जाए, चाहे वो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो या फिर प्लस माइनस हो, तो एक एक करके उनको देख लेते हैं कि अगर दो आवेश हैं, एक आवेश प्लस Q है, Q1 है, और दूसरा आवेश भी प्लस Q2 है। ठीक है, दो आवेश हैं, एक आवेश प्लस Q1 है, दूसरा आवेश प्लस Q2 है, दोनों अलग अलग परिमाण के हैं। मान लेते हैं कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, यानी इस आवेश का परिमाण, इस आवेश की ताकत, इस आवेश का परिमाण बड़ा है, इस आवेश का परिमाण छोटा है, इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा अधिक है और इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा कम है। तब वैद्युत बल रेखाएं कैसी होगी? तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं अगर दोनों समान आवेश है तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी यहाँ से धन चार्ज से प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी, यहाँ से भी निकलेंगी, यहाँ से भी निकलेंगी। देखिए ऐसे कुछ होगा, वैद्युत बल रेखाएं जैसा हम लोग पीछे पढ़े हैं, यहाँ से भी ऐसे निकलेंगी और उस आवेश से भी ऐसे निकलेंगी, यहाँ से भी ऐसे निकलेंगी। लेकिन होगा क्या कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग कि दो वैद्युत बल रेखाएं, अगर एक वैद्युत बल रेखा ऐसी है और एक वैद्युत बल रेखा अगर ऐसी चली गई, तो दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट की, और अगर किसी एक बिंदु पर दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत बल की दिशा दो मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वैद्युत बल की दिशा किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को कहते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी एक बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर बल रेखा के स्पर्शी, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वैद्युत बल रेखा ऐसी है, ठीक है, इस वैद्युत बल रेखा के अगर हमको इस बिंदु पर वैद्युत बल निकालना है तो क्या करेंगे? वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी, अगर हम एक स्पर्शी खींच दें तो वो खींची गई स्पर्शी वैद्युत बल की दिशा को बताएगी कि इस पॉइंट पर अगर हम कोई आवेश रखेंगे तो उस पर बल किधर लगेगा। तो आंसर है इस स्पर्शी पे लगेगा। यहाँ पे अगर हम आवेश को रखें और यहाँ पे स्पर्शी खींचें इस पे, तो एक स्पर्शी ये मिलेगी इधर वाली और एक स्पर्शी आपकी ये मिलेगी इधर वाली। तो अब यहाँ पे आवेश जाएगा किधर? आवेश इधर जाएगा कि इधर जाएगा? क्योंकि यहाँ पे वैद्युत बल की दो दिशा मिल गई ना हमको, एक दिशा नहीं मिली, दो दिशा मिल गई। यहाँ पे एक ही दिशा थी। याद रखिए कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो अगर हम यहाँ पे स्पर्शी खींचे तो दो बल रेखा है, इसलिए दो स्पर्शी मिलेंगी, और दो स्पर्शी मिलेंगी यानी दो बल दिखाएंगी। और किसी आवेश पर अगर कोई आवेश एक जगह रखा है, ठीक है, तो उस पर दो बल लगना संभव नहीं है, लगेगा एक ही बल, या तो इन दोनों का परिणाम ही लग जाए या जैसे भी करके। तो उस स्थिति में क्या होता है कि यह वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, यानी ये हमेशा कैंसिल हो जाएगा, कभी नहीं काटेंगे। ऐसा कक्षा 9, 8 या 10 में चुंबकीय बल रेखाओं पढ़े हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। उसी तरह से यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है कि इसको आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं तो कट करेंगे। तो होता क्या है कि ये वाली वैद्युत बल रेखा इसको धक्का देती है और ये वाली वैद्युत बल रेखा इसको धक्का देती है। तो जो आवेश ऐसे सीधे जा रहे थे वो सीधे ना जाके क्या हो जाएंगे? ऐसे मुड़ जाएंगे। जो आवेश सीधे जा रहे थे वो सीधे ना जाके ऐसे मुड़ जाएंगे। ये भी आवेश ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे इधर वाला आवेश, यहाँ वाला आवेश भी ऐसे मुड़ जाएगा, यहाँ वाला आवेश भी ऐसे मुड़ जाएगा, कभी नहीं काटेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ भी ऐसा ही होगा, वैद्युत बल रेखा ऐसे मुड़ जाएंगी। एक और बना लेते हैं, इधर भी एक और बना लेते हैं। तो स्पष्ट है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों? क्योंकि अगर काटेंगी तो वहां पे दो बल की दिशा मिलेगी जो संभव नहीं है। ठीक है, दो प्लस चार्ज है तो ऐसे मिलेगा, अगर दो माइनस चार्ज है तो सेम इसका उल्टा, ये जो तीर बाहर की तरफ है ये तीर किधर हो जाएगा? अंदर की तरफ हो जाएगा। अगला फिगर देखते हैं हम लोग। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे
कि अगर दो माइनस चार्ज अगर एक दूसरे के पास रखे हैं तो क्या होगा, तो आपको पता है कि माइनस माइनस भी प्रतिकर्षण होता है, एक माइनस Q1 हो गया और दूसरा माइनस Q2 हो गया, ठीक है, एक माइनस Q1 हो गया दूसरा माइनस Q2। यहाँ बल लिखा है अंदर की ओर आती है, माइनस चार्ज पे हमेशा वैद्युत बल लिखा है अंदर की ओर आती है, यहाँ भी ऐसे अंदर की ओर आएंगी। यहाँ से जो अंदर आ रही थी और यहाँ से जो अंदर आ रही थी वो क्या होगा, तो सेम ऐसे ही होंगे, यहाँ बाहर निकल रही थी वहां अंदर आएंगे, यानी अनंत से चल के ऐसे आएंगी, ठीक है, अनंत से चल के ऐसे आ गई, ऊपर से भी अनंत से चल के ऐसे घूमते हुए आ गई, यहाँ भी यहाँ तीर गलत बना के इधर से भी वैद्युत बल लिखा है ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। तो वैद्युत बल लिखा है, अगर दोनों प्लस चार्ज हैं तो यहाँ से ऐसे बाहर निकलेंगी और यहाँ पे कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यहाँ पे वैद्युत बल लिखा है अंदर की तरफ आ रही है और बीच में एक ऐसा स्थान मिलेगा जहाँ पे कोई वैद्युत बल नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है तो वैद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी, फिगर बनाते जाइएगा आप लोग। अब हम देखेंगे कि अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है तो वैद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी। तो ठीक वैसे ही होती हैं जैसे चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। चुंबकीय बल रेखा कक्षा 10 में प्रोजेक्ट में आप लोग किए भी होंगे। एक मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है और एक दूसरा है माइनस क्यू चार्ज, दो वैद्युत बल, दो आवेश हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। होता क्या है, यहाँ से वैद्युत बल रेखा निकल के सीधे इसकी तरफ चली जाती है ऐसे, फिर ऊपर ऐसे, फिर इसके ऊपर ऐसे, फिर इसके ऊपर ऐसे। जो वैद्युत बल रेखा ऐसे सीधे निकल रही थी वो सीधे ना निकल के माइनस पर चली जाती है। क्यों? क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसी तरह से नीचे से वैद्युत बल रेखा निकल के ऐसे चली जाएंगी, हमेशा प्लस से निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, माइनस की तरफ जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि फिर माइनस से वापस आए प्लस की तरफ, जबकि चुंबकीय बल रेखा में ऐसा होता था। चुंबकीय बल रेखा में वैद्युत बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ पोल से निकलती थी, साउथ पोल की तरफ जाती थी, फिर चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती थी। यहाँ नहीं होता ऐसा, ठीक है। ऐसे हो गया। फिर कुछ चुंबकीय बल रेखाएं जो इसके प्रभाव से मुड़ी नहीं, ऐसे सीधे निकल गई प्लस के कारण बाहर की तरफ, और यहाँ पे माइनस के कारण अंदर की तरफ हो गई। ठीक है। तो अगर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है तो उनके बीच में वैद्युत बल रेखाएं ऐसे मिलती हैं। एक प्रकार की और वैद्युत बल रेखा होती है जिसको हम लोग कहते हैं एक समान वैद्युत बल रेखा। यहाँ देखिए, यहाँ वैद्युत बल रेखा कहीं दूरी अधिक है, कहीं दूरी कम है, लेकिन एक और वैद्युत बल रेखा होती है जिसको हम लोग कहते हैं एक समान वैद्युत बल रेखा, और वो ऐसी होती है, या इसको हम लोग कह सकते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। परिभाषा नोट कर लीजिए, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाएं ही वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, जो किसी बिंदु पर वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाएं ही वैद्युत बल रेखाएं होती हैं जो किसी बिंदु पर वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है। अगर समांतर रेखाएं खींच दें जिनके बीच की दूरियां बराबर हो और वो एक दूसरे के समांतर हो, तब ये कहलाएंगी एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है।
तो अब वैद्युत बल रेखाओं से संबंधित कुछ गुण को लिख लेते हैं। आइए हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के गुण को देखते हैं। हेडिंग डालिए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है, नोट करिए। नंबर 1, वैद्युत बल रेखाओं के गुण में नंबर 1 लिखिए, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पे जैसे हुआ है, धनावेश से चलेंगी, ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी। धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, किंतु वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, किंतु एकल आवेश के लिए, किंतु एकल आवेश यानी अगर सिंगल चार्ज है, एकल आवेश के लिए, एकल आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं अनंत पर समाप्त होती हैं, अनंत पर समाप्त होती हैं। एकल आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं अनंत पर समाप्त होती हैं, या अनंत से प्रारंभ होती हैं, या अनंत से प्रारंभ होती हैं। जैसा आप लोग सबसे पहले चित्र में बनाए थे कि प्लस वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो अनंत तक जाती हैं और अनंत पे जाके समाप्त होती हैं, और माइनस वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो अनंत से आती हैं और समाप्त होती हैं। चलिए नंबर 2 लिखा जाए। नंबर 2 लिखिए, वैद्युत बल रेखाएं असतत होती हैं, यानी एक स्थान से चलेंगी दूसरे स्थान पे समाप्त हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि घूम के वापस आ जाए। अगर घूम के वापस आ जाए तो उसको कहते हैं सतत, जबकि यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं? असतत होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं असतत होती हैं, अर्थात धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, अर्थात धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। नंबर 3 लिखिए, नंबर 3, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी, वैद्युत बल रेखा के या वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत क्षेत्र रेखा के, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। नंबर 4, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि ऐसा होगा तब, क्योंकि
यदि ऐसा होगा तब कटान बिंदु पर खींची गई, क्योंकि यदि ऐसा होगा तब कटान बिंदु पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, जो कि असंभव है। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, जो कि असंभव है। जो कि असंभव है। ठीक है, अगर फिगर बनाए होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो भी हम वैद्युत बल रेखा बना रहे थे वे सभी के सभी पृष्ठ पे 90 अंश का कोण बना रही थी, चाहे वो यहाँ से उत्पन्न होकर जा रही है तब भी 90 अंश का कोण, या फिर वहां पे वापस आ रही है तब भी 90 अंश का कोण। तो अगला हम लोग का नंबर 5 पॉइंट रहेगा यही कि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से अभिलंबोत उत्पन्न होती हैं तथा अभिलंबोत ही समाप्त होती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से अभिलंबोत ही उत्पन्न होती हैं तथा अभिलंबोत ही समाप्त होती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से अभिलंबोत ही उत्पन्न होती हैं तथा अभिलंबोत ही समाप्त होती हैं। ठीक है, और वैद्युत बल रेखाओं से संबंधित कुछ चित्र को हमने बना के आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ और उसका कूलाम के नियम के साथ क्या रिलेशन है। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।